गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दून ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं योगेश चौहान अगेन वेलकम करता हूं फिजिक्स के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स और साथ में हम इसको और ही डीपली इसको स्टडी करेंगे। तो आइए आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स हमारे नहीं देखे हैं वो आप या तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या फिर इस बाकी वीडियोस का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। और इस टॉपिक को और ध्यान से समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। आज हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हम रेजिस्टेंस में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसको हम डायग्राम से या फिगर से किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से आता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें एक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। इस सेल का जो ईएमएफ है वो क्या है, E1 है। और इस E1 सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लो के ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर बैरियर क्रिएट होता है, उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो वो यहाँ पर क्या है, R1 है। एक सेल हमारे पास ये है, एक दूसरा सेल को अगर दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के एक एंड को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं इसी एंड से, और नेगेटिव टर्मिनल के एंड को से रिप्रेजेंट करते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस से। अगर इसके ईएमएफ जो है वो क्या है, E2 है, और दूसरे सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है, R2 है। तो देखिए ये क्या है आपके पास, ये R1 और R2 ये दोनों ही क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल हैं। क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल हैं। ये सेल के क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम इसके साथ क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। तो कैपिटल R क्या है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। क्या है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा। वो कुछ भी हो सकता है, आपका कोई बल्ब हो सकता है या फिर कोई भी डिवाइस हो सकती है। तो देखिए, सब हमने सर्किट के अंदर देख लिया है क्या है। सबसे पहले एक E1 EMF का एक सेल है और एक E2 EMF का सेल है, जिसके इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है R1 है और R2 है। इनको हमने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया है, जो कि हमारा अब क्या बन गया है, सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया है। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है इस सर्किट के अंदर। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, हमारे लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें निकालना। एक तो इन सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालें, दूसरा इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें ध्यान रखना है कि इसमें जो है प्लेट्स का ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव प्लेट्स और पॉजिटिव प्लेट्स दोनों एक ही साइड में हों तो हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा, उनको एडिशन होगा। लेकिन अगर अपोजिट होंगी तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा। वो हम थोड़ी देर में अभी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जब पॉजिटिव एंड सेम साइड्स में कनेक्टेड होते हैं तो इक्विवेलेंट जो ईएमएफ है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ की। देखिए, इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए हमारे पास सर्किट से हमें दिख रहा है एक सेल हमारे पास E1 है और एक सेल हमारे पास E2 है। तो इसको हम कनेक्ट करते हैं। देखिए, प्लेट्स सेम साइड में हैं, इसीलिए हम क्या लेंगे, साइन बीच में पॉजिटिव का साइन लेंगे, क्योंकि देखिए इसमें अगर करंट की जो डायरेक्शन है यहाँ से निकलने वाला करंट और यहाँ से निकलने वाला करंट, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब डायरेक्शन सेम होती है तो करंट क्या होता है, ऐड होता है। इसीलिए यहाँ पर ये साइन क्या आया है, पॉजिटिव का साइन आया है। अगर अब हम बात करें, दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि इन सेल्स के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में भी देखा है कि जब रेजिस्टेंस का हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं सीरीज में, तब क्या होता है, R1
जितने भी रेजिस्टेंस है उनका एल्जेब्रिक सम होता है। यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है तो एक रेजिस्टेंस R1 प्लस दूसरा रेजिस्टेंस R2। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है कि इस सर्किट में कितने अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। देखिए बच्चों, अभी तक हमने सीख लिया है कि ईएमएफ हमने निकाल लिया है, इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द सेल E1 प्लस E2, और दूसरा हमने निकाला है इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आई है R1 प्लस R2। अब हमारे पास क्वेश्चंस में आता है कि इस सर्किट में कितने अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। अब कितने अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए हमने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला देखा था करंट आई का, सेम इसी टाइप का सर्किट था, उसी में फॉर्मूला आया था हमारे पास। क्या फॉर्मूला आया था? नेट ईएमएफ ऑफ द सेल्स जो कनेक्टेड हैं और डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस उस सर्किट में कनेक्टेड है, कितना। देखिए नेट रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में, अब हम देखते हैं कि कितना इस सर्किट में नेट रेजिस्टेंस है। देखिए नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए नेट रेजिस्टेंस कितना होता है, तो नेट रेजिस्टेंस होता है हमारे पास कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस एक्सटर्नल सर्किट में कितना है प्लस साथ में इंटरनल जो रेजिस्टेंस है कि इंटरनल सेल्स के थ्रू कितना रेजिस्टेंस है, वो हमारा क्या होता है? नेट रेजिस्टेंस होता है। तो अब हम क्या करते हैं, करंट आई की वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूला में हम वैल्यू लिखते हैं कि करंट आई की वैल्यू कितनी होगी। देखिए नेट ईएमएफ हम निकाल चुके हैं E1 प्लस E2, और नेट रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए नेट रेजिस्टेंस एक्सटर्नल में कितना रेजिस्टेंस हमारे पास रखा हुआ है, R अमाउंट का रेजिस्टेंस रखा हुआ है। अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो R हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस हमने निकाल चुके हैं, कितना है? R1 प्लस R2। तो हम इसको लिख सकते हैं R1 प्लस R2। क्या इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आई अमाउंट का करंट जो है वो सप्लाई हो रहा है सर्किट में, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर क्या सीख लिया है, यहाँ पे फिगर से हमें क्या पता लग रहा है, अगर दो सेल, एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो तो वो कैसा है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब उसके साथ क्या है, अब सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी सर्किट में जुड़ा हुआ है जिसमें सेल प्रेजेंट होने की वजह से इसमें आई अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। और हमने इसमें देखा कि यहाँ पर अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो ई इक्विवेलेंट हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे? E1 प्लस E2 से, और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस का हम कॉम्बिनेशन के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे R1 प्लस R2 से। आई का फॉर्मूला होगा करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है नेट ईएमएफ अपॉन में नेट रेजिस्टेंस। अब देखिए नेट रेजिस्टेंस क्या हमने देख लिया है क्या होता है कि एक्सटर्नल सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है प्लस जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है वो इक्विवेलेंट, उसका जो सम होगा वही हमारा क्या होगा? नेट रेजिस्टेंस होगा। तो जिसके जब हम इसको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा E1 प्लस E2 R प्लस R1 R2। ये आपका क्या है, इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम I की वैल्यू को लिख सकते हैं E1 प्लस E2 को हम यहाँ से लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट। क्या लिख सकते हैं? E इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। और साथ में अगर हम बात करें डिनोमिनेटर की तो यहाँ पर R प्लस R1 प्लस R2 को हम लिखा जा सकता है R इक्विवेलेंट। क्या लिखा जा सकता है? R इक्विवेलेंट। देखिए कई बार हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, सामने आ जाता है कि n सेल्स कनेक्टेड हों। अगर हमारे सर्किट में n सेल, अभी तो यहाँ पर सिर्फ 2 सेल कनेक्टेड है, इसी तरह से E1 E2 E3 और साथ में n तक ये कॉम्बिनेशन जाए और जिसकी वजह से जिनके रेजिस्टेंस है वो भी साथ में ऐड होते जाएंगे, R1 R2 और अप टू n तक जाएंगे। तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं? उसके लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसमें n का मल्टीप्लाई कर सकते हैं जितने भी होंगे, और इसमें भी हम क्या कर सकते हैं? R इक्विवेलेंट। ये कब कर सकते हैं? जब हमारे पास हर एक सेल का ईएमएफ सेम हो और हर एक सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो? सेम हो। तब हम इस डायरेक्ट n से मल्टीप्लाई करके E को हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर डिफरेंट होगी तो हमें डिफरेंट तरीके से डिफरेंट फिर इंडिविजुअल पार्ट को ऐड करके निकालना होगा। देखिए अभी हमने देखा
अभी हमने देखा कि अगर किसी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड हो दूसरे सेल का, तब हमारे पास करंट की वैल्यू किस तरह से आती है। अगर हम इसमें ही सर्किट में कुछ चेंज करें, अगर हम क्या करें, जो E2 सेल है उसके टर्मिनल को हम चेंज कर दें, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E1 को कनेक्ट कर दें हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E2 से। अगर हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E1 को कनेक्ट कर दें नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E2 से, तो देखिए करंट की डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपके पास चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो करंट पहले इस साइड में फ्लो हो रहा था, अब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस साइड में वो अब करंट फ्लो करने लगेगा। तो देखिए उसमें E इक्विवेलेंट में क्या चेंज आएगा और हमारे करंट जो फ्लोइंग है उसमें क्या चेंज आएगा, उसको हम देखते हैं। देखिए पहले हमारे पास था E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2, लेकिन अब देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। और हमारे पास इस कॉम्बिनेशन के अंदर जब हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो देखिए तो क्या आएगा, इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा E1 माइनस E2, क्योंकि देखिए करंट क्या हो रहा है, हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसलिए इसका जो इक्विवेलेंस है वो क्या हो जाएगा, इफेक्टेड होगा और वैल्यू आएगी E1 माइनस में E2। लेकिन रेजिस्टेंस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए R इक्विवेलेंट हमारे पास सेम रहेगा R1 प्लस R2। तो यहाँ पर I की वैल्यू जो है वह नेट EMF ऑफ नेट रेजिस्टेंस से निकालेंगे हम। R रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब करंट की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, क्योंकि हमारा जो इक्विवेलेंट जो EMF है वो हमारा क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर I की वैल्यू क्या आएगी, करंट I विल बी क्या होगा, E1 माइनस में E2 अपॉन में R प्लस R1 प्लस R2। तो ये हमारा क्या होगा, इस तरह से अगर पोलैरिटी को चेंज कर दिया जाए तो हमारे पास नेट EMF में चेंज आता है, जिसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर उसमें भी क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं इसको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल से, इसको आपको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल है हमारे आपके सामने, देखिए क्या न्यूमेरिकल है, 3 सेल ऑफ EMF 4 वोल्ट, 3 सेल है, इंडिविजुअल का EMF है 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस और उनके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है। इन द सीरीज, कैसा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है। देन द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की हमको वैल्यू गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है, 6 ओम। करंट इसमें से फ्लो हो रहा है 1.5 एम्पियर का, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। देखिए हमारे पास ये डाटा गिवन है, ये हमें वैल्यू गिवन है, और उसके बाद हमसे कैलकुलेट क्या करवा रहा है, या कैलकुलेशन किसकी करनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है और साथ में टर्मिनल वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। तो देखिए इन सबको कैलकुलेट करने से पहले जो हमें लैंग्वेज दी हुई है उसको हम कन्वर्ट करते हैं हमारे सर्किट के अंदर, या सर्किट उसके बनाते हैं। जब हम सर्किट बना पाएंगे तभी हम इजीली उसको कर पाएंगे। देखिए हमें कहा गया है कि 4 वोल्ट ऑफ ईच सेल, यानी 3 सेल कनेक्टेड है। कितने सेल कनेक्टेड है, 3 सेल। तो जो सेल हैं वो कनेक्टेड है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए ये E1 सेल है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 4 वोल्ट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो आपको क्वेश्चन में डिटरमाइन करना है वो हम मान लेते हैं कि R है, ठीक है। सेम ही EMF का दूसरा सेल गिवन है E2, जो कि जिसका भी सेम ही EMF है 4 वोल्ट और उसका भी खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। उसको भी देखिए अगर EMF सेम है तो रेजिस्टेंस भी, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हम सेम मान के चलते हैं। तो थर्ड जो सेल है उसका EMF भी 4 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो तीनों सेल हैं ये कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसकी जो वैल्यू है वो है 6 ओम। वैल्यू है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की 6 ओम, और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी जो वैल्यू है वो है 1.5 एम्पियर। इस अमाउंट का इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो देखिए हमने अभी सर्किट में देखा है कि 3 सेल जो है जिनका EMF सेम है 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट, वो आपस में क्या है, सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड है। टर्मिनल जो है वो एक ही साइड में एक ही तरह से कनेक्टेड है। तो और साथ में इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और साथ में
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 6 ओम। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू क्या है 6 ओम है। साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 3। ये क्या है आपके इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे सीख चुके हैं कि अगर लैंग्वेज फॉर्म में कोई क्वेश्चन गिवन हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका सर्किट बनाना है। सर्किट को प्लॉट करने के बाद हमारे पास इजीली हम देख पाएंगे कि क्या क्या टर्म्स हमारे पास गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास देखिए सेल के ईएमएफ गिवन है, करंट की वैल्यू गिवन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस, और सेकंड जो फाइंड आउट करना है वो हमें फाइंड करना है टर्मिनल वोल्टेज। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जो पहला स्टेप है तो हमारा फॉर्मूला की बात करें, अगर हम जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं तो I इक्वल टू हम यूज करते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ सेल प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करते हैं और करंट की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में करंट की वैल्यू गिवन है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमें निकालने की जरूरत होगी इक्विवेलेंट ईएमएफ की। इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, तो देखिए हमारे पास 3 सेल कनेक्टेड हैं, 3 सेल कनेक्टेड हैं। तो टोटल ईएमएफ की अगर हम बात करें कि टोटल ईएमएफ ऑफ सेल कितना होगा, तो हम फॉर्मूला अगर देखिए ईएमएफ अगर सब में सेम है तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं NE, जो कि अगर आप एक्सटर्नल यूज करने चाहें तो E1 प्लस E2 प्लस E3, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं एल्जेब्रिक सम। मैं इसीलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि जो EMF है वो क्या है, सब में सेम है, इसीलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो अगर मैं टोटल EMF की बात करूँ तो कितने सेल कनेक्टेड हैं सर्किट के अंदर, हम देख पा रहे हैं 3 सेल सीरीज में कनेक्टेड हैं जिनका EMF 3 वोल्ट है। तो N की वैल्यू हो गई 3 और EMF की वैल्यू कितनी है 4 वोल्ट है। कितनी है 4 वोल्ट है। तो 3 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 12 वोल्ट। ये हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। अगर दूसरा हमारे पास जो हमारे को नोन करना है या देखना है वो क्या है, हमारे पास R इक्विवेलेंट है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू क्या है हमारे सर्किट के अंदर। चलिए उसको देखते हैं किस तरह से हम देख पाएंगे। देखिए R इक्विवेलेंट कि अगर हम बात करें सीरीज कनेक्शन में है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, जबकि यहाँ पर देखिए R1 इक्वल टू है R2 के और R3 के इक्वल टू R। तो हम इसको लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू NR। इस फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे पास 3 रजिस्टेंस हैं, तीनों को ही हम सम अप करेंगे या फिर इस फॉर्मूले से रखेंगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी हमारे पास 3R। कितनी वैल्यू आएगी 3R। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें वैल्यू नहीं पता है, अब फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं I इक्वल टू R इक्विवेलेंट की वैल्यू हम E इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने निकाली है 12 वोल्ट। कितने निकाली है 12 वोल्ट। E इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने फॉर्मूला में पुट कर दी है यहाँ से। और उसके बाद देखिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में डायग्राम में गिवन है, उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं जो कि है 6 ओम प्लस R इक्विवेलेंट हमने निकाला है 3R। उसके साथ ही हमें I की वैल्यू भी गिवन है जो कि है 1.5 एम्पियर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 1.5 एम्पियर पुट कर सकते हैं। अब हमें क्या निकालनी है वैल्यू R की। देखिए अननोन टर्म हमारे पास जो बचा है वो हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ R बचा है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। अगर हम इसको निकाल लेते हैं तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसको फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास 6 प्लस 3R इक्वल टू 12 वोल्ट अपॉन में 1.5। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6 प्लस 3R इक्वल टू, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 8। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, R की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। जब राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो साइंस चेंज होंगे और 3R इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 6 दैट विल 2। और R की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 2/3 ओम। तो दैट विल बी योर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। अगर ईच सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा
2/3 ओम। ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है। अब हम देखेंगे, तो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली है, जो कि हमारे पास है R = 2/3 ओम। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन में पूछा है, वो हमसे पूछा है टर्मिनल वोल्टेज। हमसे पूछा गया है कि टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी इस सर्किट में, यानी इस सर्किट के एंड्स में। यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पर अगर हम किसी वोल्ट मीटर को लगा दें तो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, यही हमें क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमारे पास देखिए टर्मिनल वोल्टेज के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, V = E - IR। तो हमारे पास ये जनरल सा फॉर्मूला है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए टर्मिनल वोल्टेज V निकालने के लिए हमारे पास वैल्यू हमारे पास सारी की सारी नोन है। इक्विवेलेंट EMF भी हम निकाल चुके हैं, जो कि है अगर EMF अगर एक सेल की बात करें तो हम निकाल चुके हैं 4 वोल्ट हमारे को गिवन है क्वेश्चन में। माइनस I की वैल्यू अगर हम बात करें, I की वैल्यू हमें गिवन है 1.5। उसके बाद हम बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमने अभी फाइंड किया है, जिसकी वैल्यू है 2/3 ओम। जब हम इसको सोल्व करते हैं, देखिए 1.5 को हम लिख सकते हैं रेशो की फॉर्म के अंदर, हम लिख सकते हैं 3/2, और R की वैल्यू को हमारे पास है 2/3। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। तो हमारे पास 4 - 1 यानी टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास बचेगी वो 3 वोल्ट की टर्मिनल वोल्टेज बचेगी, यानी सर्किट के एंड्स पे जो टर्मिनल वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, 3 वोल्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कि आपको सोल्व करना है, और उसके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में या फिर आप पर्सनली मुझे मैसेज में लिख सकते हैं। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पढ़ लिया है, और उसके ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल भी कर लिया है। अब हम करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है ये, कई बार आप बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, RBSC CBSC दोनों ही एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे जिस तरह से हम रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, सर्किट डायग्राम कुछ उसी तरह से हमारे पास प्लॉट होगा। जैसे हम करते हैं, अगर हमने एक सेल जिसके टर्मिनल प्लस नेगेटिव और ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया है, ये हमारे पास E1 सेल है, और उसके साथ हम पैरेलल में हमने दूसरा सेल E2 जो है वो हमने इसमें कनेक्ट कर दिया है, जिसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R है, और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस R है। सेकंड की बात थर्ड, उसके बाद हमने एक और सेल हमने क्या कर दिया है, इसके पैरेलल में ही अटैच कर दिया है। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन आप समझ पा रहे होंगे कि जो यहाँ पे करंट जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, देखिए करंट जो है यहाँ से डिवाइड होगा 3 इक्वल पार्ट्स में, जितने भी ब्रांचेज होंगी उतने ही पार्ट में वो क्या होगा, डिवाइड होगा, और वहाँ पर जाकर के सेम क्या हो जाएगा, वहाँ पे वापस से मिल जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो हमारे पास क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन करंट की वैल्यू क्या रहती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, डिफरेंट रहती है। अब देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ 3 ही क्या है सेल्स इसमें अटैच किए हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हम कितने भी सेल यानी n अमाउंट के सेल भी हम पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे होगा, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। अगर इसकी वैल्यू अगर मान लीजिए n तक जाती है तो 1/ अप टू n तक हम इसको सम अप कर देंगे। जब हम इसको कॉमन लेके सोल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा n/R, यानी R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी हमारे पास R/n। अगर हम बात करें इसको फॉर्मुलेशन करने की कि इसमें से करंट कितने अमाउंट का फ्लो हो रहा है, उसकी वैल्यू अगर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालनी हो तो I इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है नेट EMF डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। नेट EMF हमारे पास होगा E इक्विवेलेंट, जो कि इन सेल्स का हमारे पास सम होगा, और साथ में नेट रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस
इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंस। तो देखिए हम यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, I = E इक्विवेलेंट अपॉन में R प्लस R अपॉन में N। जब हम इसको सोल्व करेंगे, N को अगर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमारे पास बचेगा NE अपॉन में RN प्लस R। तो ये हमारे पास क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि कितने अमाउंट का करंट सर्किट में से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। देखिए इसका दूसरा सर्किट एक एग्जांपल लेके हम और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें से टर्मिनल वोल्टेज हम किस तरह से निकालेंगे। देखिए दो सेल्स को हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं। हम एक एग्जांपल से टर्मिनल वोल्टेज को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह से टर्मिनल वोल्टेज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, दो सेल्स को सर्किट के अंदर पैरेलल फॉर्म के अंदर हम रख देते हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं विद ए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं विद ए कैपिटल रेजिस्टेंस कैपिटल। आप सबको पता होगा अभी तक कि हमेशा जो सेल का जो करंट का मूवमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो देखिए यहाँ से करंट निकलेगा उसकी वैल्यू होगी I1, यहाँ से जो करंट निकलेगा उसकी वैल्यू होगी I2। जो यहाँ से करंट फ्लो होगा वो होगा I, जिसकी वैल्यू होगी I1 प्लस I2। देखिए सर्किट में हम क्या देख पा रहे हैं, दो सेल्स हमने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, उनके साथ उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल r। इंटरनल रेजिस्टेंस उनका इंडिविजुअल सेल का है स्मॉल r, और साथ में हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी क्या किया है, कनेक्ट किया है। अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो डिफरेंट थिंग्स जो होगी वो होगी हमारे पास करंट। तो करंट की वैल्यू ही हमें बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए बोली जाती है क्वेश्चंस के अंदर, या फिर हमें टर्मिनल वोल्टेज की अमाउंट निकालने के लिए बोली जाती है। तो हमने इस सर्किट से हम क्या निकालना चाहते हैं, करंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि करंट की वैल्यू कितनी है, कितने अमाउंट का इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। देखिए करंट जो टोटल फ्लो हो रहा है दैट विल इक्वल टू I1 प्लस I2। ये जो है हमारे पास टोटल अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। अगर मैं बात करूं I1 की, तो I1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, I1 की अगर वैल्यू बात करूं तो हम I1 की जो वैल्यू है वो निकालेंगे फ्रॉम द फॉर्मूला टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V = E माइनस IR। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, I1 और I2 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर I1 की वैल्यू निकालनी हो मुझे तो देखिए, या फिर I की वैल्यू निकालनी हो तो हम किस तरह से निकालेंगे। तो अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें, इन फॉर्म्स को हम इंटरचेंज कर दें तो ये फॉर्मूला किस फॉर्म के अंदर हमारे पास आएगा उसको देखते हैं। तो हमारे पास देखिए ये बनेगा E माइनस V अपॉन में R। इस फॉर्म के अंदर हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी। अब इंडिविजुअल I1 और I2 के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ निकालते हैं कि I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी। I1 की वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूला से निकालें कि इस फॉर्मूला से वैल्यू क्या बनेगी, तो I1 के लिए देखिए अगर हम रिस्पेक्टिव सेल की बात करें तो रिस्पेक्टिव सेल है E1 माइनस, अगर टर्मिनल वोल्टेज जो होगी वो होगी V, और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस R। आप इसको R1 और R2 भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको लिख देता हूँ R1, और यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं I2, दैट विल बी इक्वल टू E2 माइनस V और R2। अब देखिए कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सर ये टर्मिनल वोल्टेज किन दो पॉइंट्स के बीच में है, किन किन पॉइंट्स के बीच में है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो ये टर्मिनल वोल्टेज है। तो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो है A और B पॉइंट के बीच में, टर्मिनल वोल्टेज बिटवीन A एंड B, A और B पॉइंट के बीच में ये टर्मिनल वोल्टेज है। उसके बाद हम क्या करते हैं, I की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि I की वैल्यू क्या होगी। यहाँ से हम देखिए I इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है I1 प्लस I2। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। I1 की वैल्यू है E1 माइनस V अपॉन में R1 प्लस
E2 माइनस V अपॉन में R2। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको इंडिविजुअली हम डिवाइड करते हैं। अगर इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, E1 अपॉन में R1 माइनस V अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 माइनस V अपॉन में R2। इस फॉर्म के अंदर हमारे पास आ गया है। अब देखिए प्लस वाली टर्म्स को हम एक साथ लिख सकते हैं और नेगेटिव वाली टर्म्स को हम एक साथ लिख सकते हैं। तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, I इज इक्वल टू E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 माइनस V मैं कॉमन ले लूँ तो हमारे पास बनेगा 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम देखिए इसका एलसीएम लेते हैं। तो देखिए ये टर्म वैसे की वैसे रहेगी E1, इसका भी अगर मैं एलसीएम लूँ, अगर मैं इस दोनों ही साइड में अगर एलसीएम लें तो एलसीएम बनेगा R1 R2। यहाँ पर अगर बात करें तो बनेगा E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V कॉमन है हमारे पास। तो देखिए क्या बनेगा, R1 R2 R2 प्लस R1। ये हमारे पास टर्म आ गई। अब देखिए हमें जो निकालनी है वो टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है कि इस फॉर्मूले से तो हम करंट निकाल सकते हैं अगर हमारे पास क्या गिवन हो, टर्मिनल वोल्टेज अगर हमारे पास गिवन हो तब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें निकालना हो टर्मिनल वोल्टेज, जो कि हमारा मेन एम है कि टर्मिनल वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी कितना है, अगर हमें वो निकालना है तो अब देखिए उसको किस तरह से निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, आई वाली टर्म को इधर लेके जाएंगे और वी वाली टर्म को इधर लेके जाएंगे। तो हमारे पास क्या फॉर्मुलेशन में ये चेंज होगा, इसको हम देखते हैं। देखिए v इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, v R2 प्लस R1 R1 R2 इक्वल टू, अब देखिए क्या बनेगा इधर से, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I। लेकिन हमें देखिए ये वाली टर्म नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, सिर्फ केवल टर्मिनल वोल्टेज V की वैल्यू चाहिए। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज V की वैल्यू चाहिए। तो हम इसको इधर लेके जाते हैं डिवाइड में, क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं। तो हम R1 R2 डिवाइड बाय R2 प्लस R1, साथ में मल्टीप्लाई में हमारे पास बचेगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 R2 माइनस I। अब हम इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते हैं। जब इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए इससे ये वाला कैंसिल होगा। देखिए किस तरह से करेंगे हम, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 R2, इसका इंडिविजुअल मल्टीप्लाई किया हमने, R1 R2 R2 प्लस R1 माइनस I R2 R1 अपॉन में R2 प्लस R1। तो देखिए इंडिविजुअल मल्टीप्लाई किया तो हमने इसको इससे क्या किया, हमने कैंसल आउट किया और जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बची उसको हम लिख देंगे, वही हमारी क्या होगी, टर्मिनल वोल्टेज। तो क्या होगी, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R2 प्लस R1 माइनस I R1 R2 डिवाइड बाई R2 प्लस R1। ये हमारी क्या होगी, टर्मिनल वोल्टेज होगी। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास जो डिफरेंट होता है वो होता है हमारे पास करंट। क्या डिफरेंट होता है, हमारे पास जो डिफरेंट होता है करंट। और हमसे जो क्वेश्चन में पूछा जाता है या तो करंट की वैल्यू पूछी जाती है या फिर हमसे पूछा जाता है कि टर्मिनल वोल्टेज कितनी दो पॉइंट्स के बीच में क्या होगी। उसके लिए देखिए हमने पहले करंट जो है वो दो पार्ट्स में आ रहा है। तो देखिए अगर टर्मिनल सेम है तो करंट का हमेशा एडिशन होगा, लेकिन यहीं पे अगर टर्मिनल डिफरेंट होते, ये नेगेटिव होता ये पॉजिटिव होता, तो करंट की वैल्यू क्या होती, I1 माइनस में I2 होती। अब हम क्या करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ से हम इंडिविजुअल करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल वोल्टेज को फाइंड आउट, करंट को फाइंड आउट करेंगे और इनको हम एडिशन करेंगे। तो एडिशन करने के बाद यहाँ पे इस फॉर्मूला में हमको क्या मिलेगा, करंट की वैल्यू मिलेगी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कई बार ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एग्जाम्स के अंदर, मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली आ जाता है कि कौन सा फॉर्मूला करंट के लिए या टर्मिनल वोल्टेज के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में
फाइंड आउट करना है। तो यहाँ फिर इसके बाद हमने निकाला कि टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, दो पॉइंट्स के बीच में टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। जब हम निकाल चुके हैं कि हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास इस फॉर्मूले से आ जाएगी। देखिए अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए एग्जांपल में क्या है, तीन सेल्स जो हैं वो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तीन सेल जो हैं वो आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। देखिए किस तरह से कनेक्टेड हैं उसको हम देख लेते हैं और उनकी वैल्यूज़ क्या क्या है और हमसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। देखिए तीन सेल हैं वो आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। एक सेल का जो ईएमएफ है वो आपको गिवन है 10 वोल्ट, सेकंड सेल है उसका गिवन है 5 वोल्ट और जो नेक्स्ट सेल है उसका ईएमएफ आपको गिवन है 15 वोल्ट। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो तीनों का ही इक्वली गिवन है 5 ओम। जो हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में हमको देखना है इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी। देखिए इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा हमारे पास E1/R1। अब देखिए करंट इसका इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव से आ रहा है। इसमें देखिए अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है इसलिए -E2/R2 प्लस, अब यहाँ पे देखिए सेम डायरेक्शन है तो E3/R3। अब हम इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू निकालते हैं। E1 की वैल्यू हमें गिवन है कितना है 10 वोल्ट अपॉन में इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो भी हमें गिवन है 5 ओम माइनस E2 हमें गिवन है 5 वोल्ट अपॉन में 5 ओम प्लस E3 जो हमें गिवन है वो गिवन है हमें 15 वोल्ट अपॉन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमारे पास इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है वो गिवन है 5 ओम। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ सेल आएगा। देखिए इसको सोल्व करेंगे 2, जब हम इसको कट करेंगे 1, इसको कट करेंगे +3, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हमारे पास आ जाएगा 4 वोल्ट। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारे पास क्वेश्चंस में वो आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। अब देखिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड है इन द पैरेलल फॉर्म। तो पैरेलल फॉर्म में देखिए किस फॉर्म में आता है 1/में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/में R1 प्लस 1/में R2 प्लस 1/में R3। अगर हम अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं देखिए वैल्यू बनेगी 1/में 5 प्लस 1/में 5 प्लस 1/में 5। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर एलसीएम आएगा इसका 5, सोल्व करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3/में 5। ये वैल्यू है 1/में R इक्विवेलेंट। देखिए बच्चों यहीं पे हम गलती करते हैं कि 1/में R इक्विवेलेंट की वैल्यू को ही हम कंसिडर कर कई बार गलती से लिख देते हैं 3/में 5। तो जल्दबाजी नहीं करनी है। अब हम क्या करेंगे इसको रेसिप्रोकेट करेंगे और वैल्यू आएगी R इक्विवेलेंट की 5/में 3 ओम। तो देखिए इस कंप्लीट सर्किट को हम सिंप्लीफाई किस सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो हम कंप्लीट सर्किट को इस फॉर्म में बना सकते हैं जो कि होगा 4 वोल्ट का इक्विवेलेंट ईएमएफ और साथ में 5/में 3 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हमारा क्या था पैरेलल कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन था। उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो अपने साथियों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं। थैंक यू वेरी मच।